आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज अ डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, ऑल्सो ही डायरेक्ट साई व साई, द हॉस्टेज एंड मेनी मोर, ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ म्यूजिक एल्बम इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच सर कमिंग इन शॉर्ट पीरियड। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ बिल्कुल। सर मुझे पता है आपने एज ए थर्ड एडी, सेकंड एडी, फर्स्ट एडी, एसोसिएट भी काम किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? शुरुआत जो हुई वो तो मतलब बिल्कुल ही नीचे के लेवल से शुरू हुआ। 9th एडी था मैं कसम से मैं जब ज्वाइन किया था। और वो तब था जब कानपुर से जब मैं गया था तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे एज अ डायरेक्टर 2 साल काम कर चुका था। और उस समय मैंने लगभग 1.5 दर्जन से ऊपर ऐड बनाए थे, टेली फिल्में की थी। एक शो था हमारा ABC चैनल लोकल, अगर याद हो तो 2004 में हमारा शो था, रन करता था, कहना ही क्या। तो वो किया, फिर जाके मुझे 9th एडी और वहाँ पे मेरे लिए एक नई चीज थी TCR लिखना। TCR मतलब टाइम क्वार्टर जो होता है, लॉग शीट लिखनी होती है। तो वो मैंने लिखना स्टार्ट किया वहाँ पे। और जब लॉग शीट लिखता था तो एक बड़ा नया चीज था कि मतलब हम लोग बीटा टेप पे शूट करते थे वो टाइम पे। और टेलीकास्ट के बड़े इश्यूज होते थे कि मतलब आज का टेलीकास्ट है तो मालूम पड़ा कि एक जो 32 मिनट का बीटा टेप है उसमें कुछ 2 मिनट का ही फुटेज रिकॉर्ड हुआ है। और रिकॉर्ड होने के बाद कटाकट उसको भी लॉकशीट भरी और टेप नंबर क्या है स्टिकर दिया, फिर एक टेप रनर एक पोस्ट होती थी बदला होता था। तो वो टेप एक्सपोज जैसे हुआ वो गया एडिट के लिए, फिर दूसरा टेप लगा के अगला शॉट लिया जा रहा है। इस तरीके से लोगों ने किया है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि सेम डे का टेलीकास्ट भी सेम डे ही शूट होके गया है। तो वो बड़ा मुश्किल होता था, चैलेंजिंग होता था। और तब जो टेलीकास्ट था पूरा वो मलेशिया और सिंगापुर से ब्रॉडकास्ट होता था। तो पहले इंडिया से होने लगा। तो चिप है, आप लिखे गए, कॉपी कर लिया। पहले क्या था कि जब आप बीटा पे शूट करते थे तो टेप को ग्रैब करना पड़ता था। वो पूरा फुटेज ग्रैब होता था, फिर वो ऑफलाइन जाके एडिट होता था, फिर उसको मास्टर निकालने के बाद सारे टेप वापस लगाने पड़ते थे, तब वो डिजिटाइज होता था। तो एक लंबा टेक्निकल प्रोसेस, बड़ा ही लेंथी मतलब प्रोसेस होता है होगा ये। उस समय था, डिजिटल होने से चीजें बदल गई। पूरा कानपुर सर बंटी बबली शूटिंग के लिए पागल हो रहा था सर, उसमें आपके माइंड में क्या चल रहा था? बंटी बबली जब शूट हुई है 2004 या 3 में हुई है, आई थिंक 4 में हुई नवंबर के टाइम। तो मैं पेपर में पढ़ता था। अच्छा, उसके पहले मैं एप्टा कानपुर से था, थिएटर आर्टिस्ट था। एप्टा मतलब ज्वाइन किया था? हाँ, मैं एप्टा में था। और मैं एप्टा मैंने स्टार्ट किया था 98 में, तब मैं 13 साल का था। अरे तो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैं गया था। और वो भी बड़ी मतलब एक मजेदार जर्नी है। मतलब एप्टा और थिएटर बाकी ग्रुप्स का मुझे कुछ पता ही नहीं। कैसे हुई एप्टा आपकी? एप्टा जर्नी ऐसी हुई कि उस समय आकाश क्या होता था कि कानपुर में प्ले बहुत होते थे, तो लोगों को प्ले देखने का बड़ा शौक होता था। तो ऐसे मुझे भी कहीं से मालूम पड़ा कि मर्चेंट चेंबर हॉल में शाम को प्ले है। मेरे घर के बगल में एक भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि हमारा डांस ट्रूप लगा इसमें और आना तो मर्चेंट चेंबर हॉल। तो मैंने कहा टिकट विकेट है क्या? बोले नहीं, अब प्रोग्राम फ्री में देखने को मिल रहा है, इससे बड़े क्या चाहिए। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है गौरव, वो मेरा भांजा भी लगता है। तो उन्होंने कहा चलते हैं यार, हम लोग देखते जाके। जब हमको देखा तो इत्तेफाक से उसमें मेरे मोहल्ले का एक बंदा एक्टिंग कर रहा था। अरे नहीं, तुमने कहा यार ये बंदा एक्टिंग कर रहा है, मोहल्ले में दूध बेचता है, इसको मतलब कैसे ये इंडिया में पॉसिबल है? हाँ। तो मैं सुबह नेक्स्ट डे पहुंचा उसके पास। मैंने बोला कि भाई मुझे भी ना यार वो प्ले देखा था कल तुम्हारा, तो मुझे भी करना है। उसने बोला अच्छा करोगे क्या? ठीक है, मिलो आके शाम को। तो एक कानपुर के सीनियर थिएटर एक्टर हैं विजय भांजी, उनको मैं मामा बोलता हूँ, मोहल्ले के ही हमारे यहाँ को। तो उनके घर पे नीचे एक हॉल था, तो बोले आज रिहर्सल होगी, तुम लोग आना। तो हम गए वहाँ पे रिहर्सल के लिए। बोला देखो ऐसा है, जो बंदा था जिससे मैं मिलने गया था, तो बोला कि हम अपना एक दूरदर्शन के लिए कुछ बना रहे हैं और तुमको ले लेंगे उसमें और तुम काम कर लेना। तो मतलब रातों रात वो हमने सपने देख लिए, बोले कि भाई अब तो दूरदर्शन में हमारा शो टेलीकास्ट होगा, स्कूटी आ जाएगी, है ना, पैसे आएंगे, सब चीजें लाइफ सेट हो जाएगी। अब तो मतलब जो चाहिए था वो मिल रहा है। पहुंच गए उसके पास। तो फिर विजय भान मामा से वहीं पे परिचय हुआ। तो एक नाटक था गरीब दास का शून्य। अच्छा। तो वो नाटक की स्क्रिप्ट थी उनके पास। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। तो विजय भान मामा उसको डायरेक्ट कर रहे थे और वो बंदा भी उसमें एक्टिंग कर रहा था, जो जिसके थ्रू मैं गया था। मैं नाम नहीं लूंगा उसका। 2-3 दिन रिहर्सल चली, उसके बाद उसने बोला कि यार अपने को ना थोड़ा सा लड़कियां नहीं यार, कैसे होगा प्ले। ये हाँ बहुत दिक्कत देखी थिएटर के टाइम पे, लोगों को लड़कियां जल्दी मिलती नहीं। हाँ, तो उसने बोला नहीं है। तो हमने कहा यार ये तो प्रॉब्लम है, लड़कियां नहीं है अपने पास। तो उसने मुझे मतलब रिकॉल कराया कि यार हमारे दोस्त है, उसकी बहनें हमको लिए। अच्छा। यार ये तो हो जाएगा। वो सवारी वगैरह में शोभा यात्रा में निकलती थी रामनवमी में, रामलीला वाली में। तो उनको बात की, बोले हाँ हम करेंगे। लोग आ गए। अब मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे का कहानी का जो है मुद्दा वो है क्या। अच्छा। बेसिकली उनमें से सबसे बड़ी बहन थी जो रिहर्सल में नहीं आई, वो उस बंदे की प्रेमिका थी। तो अभी तक दूर वाला था। तो अब वो चूंकि हमने उनकी छोटी बहनों को उसमें लेके आ गए, मुझे तो पता ही नहीं पीछे कहानी क्या है।
तो वहां से फिर वो मामला उनका शुरू हो गया। Villain triangle start. हाँ, अब बेसिकली उस बंदे को ना तो टेलीफिल्म बनानी थी, हाँ। ना तो दूरदर्शन जाना, तो वो टाइम पास कर रहा था, उसका जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया। अब शाम को जब रिहर्सल खत्म हो तो हम लोगों को एक नटखट का पैकेट, एक बूमर पकड़ा दिया जाता था, जाओ भाई रिहर्सल खत्म, अपने घर। उधर भाई साहब कोल्ड ड्रिंक कैरेट पहुंच गए। फिर एक महीने बाद वो अचानक से हुआ कि भाई शूटिंग वूटिंग अभी नहीं हो पा रही है और कुछ हो गए हैं इंसिडेंट, पैसे से आएंगे तो हम बनाएंगे, और रिहर्सल बंद होगी क्योंकि उनका पर्पस सॉल्व हो गया था। फिर मेरे घर पे बोला कि चलो एक काम करते हैं, जो नाटक बना हुआ है इसको इफ्ता में एक बार मोहित बरुआ जी जो है वहाँ के, उनको दिखाया जाए। तो दादा के सामने वो लोगों ने जाके नाटक पहली बार किया। तो पहली ही बार मुझे 98 में जाने का मौका मिला। ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन था बनारस में, नागरी प्रचारणी सभा उनका ऑडिटोरियम है, वहाँ पे होता था। तो यही राजा मास्टर ड्रामा कंपनी का नाटक हम लोग लेके गए वहाँ पे, बड़े एक्साइटेड किया, नाटक होगा इतने बड़े लोगों के सामने करेंगे, इतना बड़ा मंच है। और उस समय शबाना जी की फिल्म थी वाटर, जिसके वहाँ शूटिंग चल रही थी। तो ऐसा सुना था कि शायद मे बी वो आएंगी शो देखने के लिए, तो वो भी बड़ी एक्साइटमेंट थी कि शबाना जी आके देखेंगे। शबाना जी मतलब तो फिर कुछ वाटर को लेके कंट्रोवर्सी हो गई थी, वो फिल्म उस समय वहाँ शूट नहीं हो पाई थी। हम तैयारी में पूरी कि अपना नाटक होगा। फिर मालूम पड़ा कि यार ये नाटक जो है एज पर रूल 2 साल के पहले कोई और कर गया था, कोई और ग्रुप, तो ये नाटक तो नहीं हो सकता। तो फिर वहाँ पे 1.5 इंच ऊपर जो सोलो एक्ट था वो किया गया। तो उसमें हम लोग नहीं थे, लेकिन ठीक है, वो अपना बनारस घूमना, जर्नी, चीजें का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फिर लौट के कानपुर आए तो मेरे घर पे शिकायत पहुंचा दी गई कि भाई आपका लड़का जो है वो क्राइस्टचर्च जब जाता है रिहर्सल के लिए, तो क्राइस्टचर्च का हॉस्टल है, वहाँ पे बीड़ी पीता है। तो ऐसे ही मतलब, क्योंकि अब वो बंदा नहीं चाहता था कि हम थिएटर में कंटिन्यू करें, तो उसको मेरी लाइन काटनी थी। तो हम समझ गए कि भाई खाली क्या हुई, मेरे खेल चल रहा है। तो हम मम्मी से बोले कि देखो मम्मी, आप ट्रस्ट करती हो? हाँ। हमने कहा हम थिएटर करना चाहते हैं और शायद मेन कहानी ये है, इसलिए ये बंदा नहीं चाह रहा मुझे आगे करने के लिए, पर हम जाएंगे। हम बोले जाओ कंटिन्यू करो। फिर वहाँ से थिएटर मेरा शुरू हुआ, करते 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 2002 तक मैंने थिएटर किया। फिर हाई स्कूल का टाइम आ गया तो मैंने फिर ड्रॉप किया थिएटर। फिर 2004 में अचानक पेपर पलट रहे थे और खबरें तो थी कि बंटी बबली की शूटिंग चल रही है कानपुर में। तो मुझे लगा कि यार बंटी बबली में जाना चाहिए मुझे। तो बंटी बबली का कैसे लिंक निकाले, साइकिल उठाई, फिर आए सीधे बरुआ जी के पास। बरुआ जी से मिले, बरुआ जी से बात हुई, मैंने कहा था कि जाना है शूटिंग में, चलो शाम को क्राइस्टचर्च हो। तो क्राइस्टचर्च इंटर कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे मैं पढ़ता भी था और शाम को वहाँ पे रिहर्सल करने भी वहीं जाता था। तो क्राइस्टचर्च में इफ्ता के अलावा 2-3 और ग्रुप्स थे जिनकी वहाँ पे रिहर्सल्स होती थी। पहुंचे दादा के पास तो वहाँ पे मिले मुझे जावेद भाई। तो जावेद अनवर साहब जो हैं, उनसे मेरा परिचय हुआ वहाँ पे। तो पवन भैया है, सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने बोला कि ये अपना ही रोज बनता है, खाना बनना है और उसको भी ले चलिए शूटिंग में। तो जावेद ने बोला कि भाई कितने लोग लेके आओगे? तो मैंने कहा बताइए कितने लोग ले आए? बोले 8-10 जो भी ला सकते हो ले आओ, सबको पैसा भी मिलेगा। अरे भाई इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। पैसा मतलब शूटिंग में जा रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है और रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन को देखने को मिलेगा, उनके साथ काम करने को मिलेगा, तो बड़े एक्साइटमेंट से। अब आके मैंने मोहल्ले में अपने दोस्तों से बात की, हमने कहा भाई ऐसा है कि कल बंटी बबली की शूटिंग में जाना है। बोले ठीक है। अब वहाँ पे लोगों ने बोला अरे यार वहाँ कहाँ जाएंगे, पुलिस वाले डंडे चला रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा है। हमने कहा भाई हम लेके चलना शूटिंग। बोले अरे तुम्हारा क्या भरोसा, कैसे ले जाएंगे तुम्हारे साथ? तो फिलहाल कोई तैयार नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, फिर सुबह सुबह उठा 4 बजे। तो हम 3 भाई थे, एक भाई मेरा ऑफ हो गया बीच वाला, तो उसको भी लिया और सबसे छोटा वाला जो मेरा भाई है उसको लिया, साइकिल में बिठाया। सुबह सर्दियों में कोले भवानी नगर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से सीधा RBI जहाँ पे उनको इकट्ठा होना, RBI पहुंचे। तो अब देखा वहाँ पे तो कोई है ही नहीं जो कॉल टाइम था। हमने कहा भाई हम पहले आ गए या लोग चले गए? तो फिर साइकिल ली और बंगाली मॉल में हमारी कजिन नानी थी, उनके यहाँ साइकिल खड़ी करके आए। तब तक कोई नहीं। फिर बजा लगभग 6 के आसपास का समय था, तो धीमे धीमे लोग आने शुरू हुए। वहाँ से बस करी गई, फिर बस से हम लोग को मोती झील ले जाया गया। पहली बार मोती झील के अंदर जैसे घुसे ना, तो मोती झील ही अपने आप में नई दुनिया दिख रही थी। पहली बार वो 35 फीट की क्रेन सामने लगी दिखी, पूरा बस अड्डे का सेटअप लगाया था, 25-50 बसें लगी, दुकानें लगी। कमाल है यार, तो ग्राउंड था यार, यहाँ पे सब कैसे हो गया? तो भर गया, पूरा भर गया मामला, पब्लिक ही पब्लिक। अब जैसे पहुंचे तो मालूम पड़ा कि भाई शूटिंग में नाश्ता भी मिलता है। तो फिर तो कानपुर वाले लोग हैं, तो फिर उन्होंने सबने दबाना शुरू किया। मतलब जो कैटरिंग करने आया था बॉम्बे से, वो बोला भाई कानपुर वाले कितना खाते मतलब सुबह का नाश्ता तो 4 पूड़ी और थोड़ा सा हलवे का ही कॉन्सेप्ट था।
लोगों ने दबा के 8-8 पूड़ी 10-10 पूड़ी चाप दी, मतलब खाना घटने लगा, फिर उन्होंने दोबारा से प्रिपेयर करके बनाया। खैर हम लोगों ने अपना नाश्ता कर आके खड़े हो गए कि भाई अब हमको कहाँ प्लेस किया जाएगा। तो मुझे दिखा कि कैमरा ऐसा कुछ क्रेन पे मूवमेंट कर रहा है और हम शायद कैमरे की रेडियस में है। अब वो लेंस तो पता नहीं था कि फ्रेम क्या है क्या चीजें नहीं है, वो फर्स्ट टाइम था, तो हमें लगा हम पासिंग में कहीं ना कहीं दिखेंगे, तो उस चीज को बड़ा एक्साइटमेंट था। 3-4 शॉट लिए गए, अब हुए वो शॉट, फिर वो शाम को जैसे ही शूटिंग खत्म हुई तो पैकअप हुआ, फिर वहां से बस से हम लोग वापस आए। आरबीआई के सामने एक ऐतिहासिक दुकान है जिसका नाम है कल्लू की चाय। अच्छा, अभी शायद दुकान वो नहीं है, कल्लू की चाय। तो जितने भी थिएटर वाले थे वो शाम को वहाँ इकट्ठा होते थे और अड्डा था, सबका मिलने का था। आप कहीं भी किसी एक्टर को ढूंढना तो कल्लू की चाय की दुकान पहुंचो, आपको मिल ही जाएगा वो। तो वहाँ पहुंचे, फिर सबको पैसे मिले, तो 100 रुपए मुझे, 100 रुपए छोटे वाले भाई को, 100 रुपए उससे छोटे वाले भाई को, 300 रुपए राजा हो गया भाई। 300 रुपए पहली बार मतलब अपनी कमाई। भाई साहब सीधे वहां से साइकिल दौड़ी और सागर मार्केट पर की। अरे नहीं, सागर मार्केट में मैंने खरीदा 150 रुपए के आसपास का वॉकमैन। अरे उससे छोटे वाले भाई को पूछा तुम क्या लोगे, तो उसने बोला कि हमको चाहिए घड़ी। अरे तो उसको घड़ी दिला दी। सबकी फरमाइशें पूरी हो रही। और फिर सबसे छोटे वाले पूछा तुम, तो बोले भाई पियानो लेंगे। तो छोटा वाला साले वाला पियानो ले लिया। 300 रुपए खर्चा करके 10-20 रुपए जो बचे थे खा पी के साइकिल से वापस घर। सबकी फरमाइशें पूरी। मतलब सोचो, इमेजिन करो कि साइकिल से चल रहा हूँ और पीछे वॉकमैन लगा है, कान में हेडफोन लगा है और सेल उसके ऐसे थे कि मतलब 2 दिन 3 दिन में ही मतलब सेल जा रहे हैं। फुल टशन था, फुल टशन था कि वॉकमैन लगा के चलना है मतलब अपने आप में। फिर थोड़ा सी पढ़ाई के चक्कर में लग गए, इंटर कंप्लीट हुआ और फिर मालूम पड़ा कि कुछ शूटिंग कानपुर में चालू हो रही है। तो एक लोकल का शो था, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, स्टाइल टीवी थी, उसमें आता था, उसके प्रोड्यूसर थे आरपी गुप्ता साहब। तो मेरी बुआ के बेटे की शादी थी, रात भर उधर जगह थे हम और अगले दिन संडे था, तो ये था कि शूट होगा और आई थिंक 6 जनवरी के आसपास का शायद डेट थी। तो मैं सुबह जल्दी से वहाँ पे घर आया, नहाया धोया, रेडी हुआ और शायद 1-2 घंटे में सोया हूँगा। उसके बाद जो कॉल टाइम दिया गया तो मैं पहुँच गया लोकेशन में, देखा तो भाई वहाँ पे कोई नहीं। तो हमने कहा गलत जगह आ गए। अच्छा, उस समय इतना मोबाइल होता नहीं था लोगों के पास, जहाँ जो समय बता दिया उस समय आदमी को वहाँ पहुँच जाता था। पहुँच गए, फिर 1-1.5 घंटे बाद 1-2 लोग आने शुरू हुए। टाइमिंग में मैंने समझ लिया कुछ तो मुद्दा हुआ है, तो मैंने बुक लड़की को पकड़ाई और उनके साथ गैंग में निकल गया। वो चीज़ ज़्यादा बड़ी क्लिक करी, बहुत कमाल का रिएक्शन दिया तुमने, मैंने देखा एडिट पे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसके बाद कुछ फाइटिंग का सीन था, तो मैं था बिल्कुल पतला सा, एक लड़का और था पतला था। तो उसमें एक सरदार जी का कैरेक्टर था, तो वो दोनों को पकड़ के ऐसे ऐसे कुछ लड़ाते हैं, फाइटिंग होती। और उसमें मतलब फाइट होते होते गलती से एक बंदा गिर गया और वो जावेद भाई को लगा कि शायद मैंने उसको फाइट में गिरा दिया। तो उनको लगा यार ये तो शॉट अच्छा मिला है, अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। ये लीजिए फिर तो मतलब मुझे ठीक ठाक उसमें शॉट्स मिले मुझे करने के लिए। तो जब वो शूट हो गया, फिर मोहल्ले में मालूम पड़ा दोस्तों को कि भाई मैंने शो किया है, टेलीकास्ट होगा। तो घर के बाहर आंगन में टीवी भी लगा के रात को टेलीकास्ट देखा गया। हम दिखे थोड़ी देर, सीटियां तालियां बजी, नाम आया क्रेडिट में। फिर तो नाम ही ना मोहल्ले में हो गया कि भाई तो शूटिंग लाइन में काम करता है। तो फिर वहां से मैंने जब बोला मुझे एक्टर नहीं बनना है, मुझे डायरेक्शन में जाना है। बोले क्यों? तो हमने कहा नहीं मुझे डायरेक्शन में जाना है। तो ठीक है आ जाओ कल से। मतलब आपका माइंड स्टार्टिंग से क्लियर था, मुझे एक्टर नहीं से डायरेक्टर ही आना है। उसके पीछे का रीजन है यार, मतलब जो डायरेक्शन में मैं आया ना, ये 2-3 पीढ़ियों की जर्नी है। अच्छा। हाँ, मेरे जो दादाजी थे पंडित स्वर्गीय मन्नालाल तिवारी जी, वो एक कानपुर का ब्रांड है जेजे साड़ीज। आज भी वहाँ के वो हेड अकाउंटेंट हुआ करते थे। तो दादाजी को मतलब नौटंकी में एक्ट करने का बड़ा शौक था और वो राजा के कैरेक्टर प्ले करते थे। अच्छा। तो उन्होंने अपने टाइम तक किया। फिर पापा के पास भी वो जीन्स कंटिन्यू हुए। तो इधर कैलाश मंदिर रशे वाले के पास वहाँ की एक शोभा यात्रा निकलती थी दशहरे के बाद। तो ये हुआ कि पापा को बुलाया गया वहाँ पे, बोले तुम्हें निकलना है सवारी में? यहाँ निकलेंगे। फिर पापा से बोला उन्होंने कि काम करो, साड़ी वाड़ी अरेंज कर लो, तुम्हें पार्टी बना देंगे। तो पापा उस अरेंजमेंट में लग गया कि यार मतलब कैरेक्टर मिल रहा है पार्वती बनने का। पापा को मालूम पड़ा, बोले बाप ने जीवन में राजा का रोल किया है, तुम जाके मतलब साड़ी पहन के करोगे, उल्टा हो रहा है। तो पापा वाली जनरेशन में वो चीज कंटिन्यू नहीं हो। फिर वो मेरे साथ कंटिन्यू हुई। तो मेरे साथ बाय बर्थ एक चीज जुड़ी कि मैं डांस करता था। अच्छा, स्टार्टिंग में डांसर थे? मैं डांसर ही था। और मतलब म्यूजिक ऐसी चीज थी कि मतलब कहीं भी सुनाई दे गई ना तो मेरे पैर अपने आप चलने चालू हो जाते, बॉडी मूव करेगी। मतलब मेरे घर के नीचे से भी बारात निकले तो छज्जे में अकेले नाचते थे, अकेले।
और तब डेक वेक होते नहीं थे, हाँ। टेप रिकॉर्डेड होते नहीं थे, रेडियो पे गाने आते थे। अच्छा हाँ तो रेडियो पे लगा लिया, कभी कोई डांसिंग गाना दिख गया, और बाकी घर वालों को मतलब लोग बोलते थे इंस्ट्रक्टली कि हमारे यहाँ शादी है और अनुज को लेके आना। अच्छा हाँ, कोई डांस करने वाला कोई चाहिए। और तो मतलब डांस के मामले में तो खूब जम के डांस किया। उसके बाद मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो गेम चेंजर मोमेंट था वो थे मेरे चाचा। अच्छा चाचा के साथ शायद उनके सर्कल में अपने दोस्त नहीं थे जिनके साथ वो सिनेमा देख सके। मतलब बॉन्डिंग आपकी अच्छी थी? बॉन्डिंग अच्छी थी। तो मैं छोटा ही था, 4-5 साल का, तो चाचा के साथ जाते थे फिल्म देखने के लिए। अब गए थिएटर में जैसे ही तो फिल्म देखनी है, और सबसे बड़ा आज भी है मेरे साथ कि मुझे कोई भी फिल्म अगर देखनी है तो मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी है। अच्छा अगर हाँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे तो पिक्चर मेरे लिए नहीं है। अगर फर्स्ट डे का सेकंड शो देखना है तो मेरे लिए उस पिक्चर का कोई मतलब नहीं। ये लीजिए। मतलब मुझे नहीं दिखाओ, अच्छा है, दिखाने तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिखाओ। तो चाचा साहब गए, अपना देखा, पिक्चर लगी है। अच्छा हाँ चाचा बोले चलो, तब जो भी 30-35 रुपए की बालकनी की टिकट होती होगी, तो गए, थोड़ी देर बैठे गोदी में, पर बाद में देखा सीट बगल की खाली है, में से बिठा दिया हमको। इंटरवल में कोल्ड ड्रिंक, एक समोसा मिलता था। तो चाचा के साथ हम कंटिन्यू पिक्चर देखते रहते थे। तो उस दौर में कानपुर में इतने सिनेमा घर हुआ करते थे, तो सब बंद हो गए। बड़ा चौराहा पे निशान बंद होने का रीजन क्या था? मतलब यार मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सिनेमा घर बन गए थे, तो इसलिए बंद होते चले गए। तो उसमें भी 4 सिनेमा घर जो थे वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं आज भी। उनमें के 2 सिनेमा घर चालू हैं, 2 बंद हो चुके हैं। मेरी नानी का घर था लाल महल में, तो मम्मी के साथ ना मैं जाता था टेम्पो से। तो जैसे मैं माल रोड पहुंचता था तो मैं देखता था कि पहले रीगल टॉकीज में कौन सी पिक्चर लगी, अच्छा, फिर हीर पैलेस में कौन सी लगी, वही रहती थी टॉकीज। हाँ, टॉकीज के बैनर में। उसके बाद सपना में कौन सी लगी और सुंदर में कौन सी लगी। अच्छा, ये मेमोराइज करके मैं चला जाता था, और जब वापस आता था तो फिर वो सारी चीजें रिकॉल करता था, इसका पोस्टर कौन सा बना हुआ है, ये मतलब यहाँ पे छप गया। अच्छा, उस समय ये फ्लैक्स प्रिंटिंग वाले नहीं होते थे बैनर, हैंडमेड बनते थे। एक निगाह टॉकीज के बगल में थे प्रिंटर जो पूरे कानपुर के सिनेमा घरों का बनाते थे, तो वो हैंडमेड पूरा फोटो देख के डिजाइन करके वो पूरा बनाते थे, वो लगता था पर्दा वहां पे। तो मेरे घर में एक पॉली थी, पॉली इन द सेंस मतलब गैलरी, पुराना घर था उसमें गैलरी थी, तो उसमें गैलरी में इधर भी 20 से खुलने वाला दरवाजा था और उस तरफ भी 20 से खुलने वाला दरवाजा था। तो हमने उस दरवाजों को वो 4 टॉकीज बना रखा था। ये दरवाजा जो है वो रीगल हो गया, इधर का दरवाजा सपना हो गया, इधर का दरवाजा हीर पैलेस है, ये सुंदर टॉकीज। खुद की इमेजिनेशन, ये मेरी इमेजिनेशन थी। और उस पे जो ब्लैक रंग के वो लकड़ी दरवाजे थे, वो वैसे पेंट होते थे, उसमें मैं चौक से पूरे वो पोस्टर जो मैंने देखे वो मैं ड्रॉ करता था। और जब तक वो ड्रॉ रहेगा, जब तक उस टॉकीज का सिनेमा चेंज नहीं होगा। मतलब हीर पैलेस की जब पिक्चर बदली जाएगी, उसका नया पोस्टर आएगा, तभी वो दरवाजा मेरा गीला करके साफ करता था और नया पोस्टर बनाता था। बाकी जगह वो फिल्म कंटिन्यू है तो वो कंटिन्यू रहती थी। तो वो चीजें मेरे दिमाग में शुरुआत से चल रही थी। तो खुद का प्रोजेक्टर बनाने का बहुत प्रयास किया। फिर मेरी लाइफ में आए मेरे मौसा जी। लाल बंगले में टॉकीज थी पूनम, जो भी बंद हो गई, तो वहाँ के वो मैनेजर, तो सैटरडे को पहुंच जाए धीमे से। मौसा जी, हाँ कैसे? अरे बस ऐसे पिक्चर देखने का। तो कौन सी लगी? तो आओ, अच्छा बैठो। तो बालकनी ले गए, बोले भतीजा है। तो वहाँ लगभग सब में जाने लगे स्टाफ में, 10-15 मिनट देखे चला जाएगा। 10-15 मिनट का हम देखता भाई, पिक्चर देखने बैठे पूरी देख के जाएंगे। कई बार तो ऐसा हुआ कि शो हाउसफुल, बोले यार कल अब क्या होगा? अब क्या होगा? बोले कल देख लेना आके। नहीं, आए पिक्चर देख के ये आए तो खाली आधी जाएंगे। फिर मैंने प्रोजेक्टर रूम से पिक्चर देखी। वहाँ पे जो स्टूल पड़ा होता था, मैं बाकायदा जो उसका बॉक्स था, स्मॉल सा बॉक्स लाइट जाती थी। हाँ, उसके तो वो 3-4 होती थी ना, उसमें ही अपना मुंह डाल लिया, पूरी पिक्चर वहीं से स्टूल में बैठे खड़े स्टूल में बैठ के लकड़ी के। तो मेरे लिए एक चीज बड़ी चमत्कृत करने वाली थी कि मैं सोचा था कि ये रील रिवाइंड कितनी जल्दी होती। तो कुछ रिवाइंड बटन जैसे टेप में होता था ना, कि रिवाइंड करके पूरा कहते रिवाइंड फॉरवर्ड, ऐसा कुछ होता होगा, वैसा कुछ नहीं था। ये रिवाइंड कैसे होती है? आओ चलो, अंदर ले गए। तो जो पूरा रील होती थी उसको खाली कार्टेज में डाला और उसको मैन्युअली पूरा पलटाते थे, और वो सीक्वेंस में रील 1, रील 2, रील 3, रील 4 ऐसा करके, मतलब आपने पूरा मैकेनिज्म देखा कि कैसे वर्क कर रहा है। तो वो प्रोजेक्टर का कॉन्सेप्ट वहां से मेरे दिमाग में और स्ट्रॉन्ग हुआ। कई अटेम्प्ट ट्राई किए, 500 वाट का बल्ब लगा के टीम के अंदर रील मौसा जी के यहाँ से उठा लाते थे, टुकड़े बचे होते थे, उसको लगा के चलाने का प्रयास किया। कभी कभी थोड़ा बहुत प्रोजेक्शन दिखा, बहुत छोटे साइज में, कभी कभी नहीं हुआ, चीजें वर्क नहीं करी, टॉर्च से दिखाने का प्रयास किया। तो वो सब चालू था दिमाग में। तो वो चीजें बढ़ती
इप्टा लाई, इप्टा से वो चीजें ले गई जावेद भाई के। अच्छा। और फिर जावेद भाई के साथ काम करते करते मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्हीं के साथ बॉम्बे गया, उनके घर पे रहा, और जर्नी वहां से कंटिन्यू हो गई। मतलब लोग बॉम्बे जाके स्ट्रगल करते हैं, काम मिलेगा। हिंदू मुस्लिम को लेकर क्या सोचते हैं? देखो, ये तो बहुत ही क्लियर कट आंसर है कि हिंदू मुस्लिम जैसा कलाकार के जीवन में तो नहीं होता। हम जिस फील्ड से विधा से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। मेरे तो गुरु ही मुस्लिम रहे, और मैं उनके पैर छूता था, उनका घर पे आना जाना। इनफैक्ट जब मैं बॉम्बे गया तो शुरुआत के 3 महीने में उनके घर पे रुका था। अच्छा। हाँ, फिर उनकी शादी हो गई तो फिर जगह नहीं थी मेरे लिए, दूसरी जगह मूव आउट करना पड़ा मुझे। फिर नए दोस्त बनाए, उनके साथ रहा मैं। और मेरे घर वालों को ये बात बाहर शिफ्ट होने के मेरे 5 महीने बाद मालूम पड़ी। उनको यही मालूम था मैं जावेद भाई के साथ ही रहता हूँ, और मैंने बताया भी नहीं कभी, क्योंकि दूसरा शहर है, पता नहीं क्या घर वाले सोचेंगे, टेंशन आएगी उनको। तो फिर इस चक्कर मैंने कुछ बताया नहीं था। एक दिन मैं नाइट शूट करके आया तो सो रहा था, मेरा फोन बज रहा था बार बार। तो मेरा जो रूममेट था उसने फोन उठा लिया, मम्मी से बात की। मम्मी सरप्राइज किया, ये तुम कौन? बोला अनुष्का। बोला तो सो रहा है। तो बोला तुम कौन? तो बोला इसका रूममेट। बोले रूममेट? बोले हाँ, मेरे लोग के साथ तो रहता है। फिर शाम को मम्मी से बात हुई, फिर उनको पूरा बताया कि उनकी शादी हो गई थी, जगह की दिक्कत थी, तो फिर मुझे निकलना पड़ा यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी मतलब भाभी जब आ गई हैं तब भी मैं जाता था, 3-3 4-4 दिन वहाँ रुका रहता था। कोई ऐसा इशू कभी रहा ही नहीं। उससे पहले जब मैं कानपुर में था तो मेरा दोस्त है रिजवान असलम, उसका शो में करता था कहना ही क्या। तो लगभग 2 साल तो उसी के घर पे मैं रहता था, क्योंकि मैं आता था जब सोमवार को घर पे उसके। तो सोमवार को आए, अपना कुछ स्क्रिप्टिंग करी, सीन्स लिखा, और उसके बाद शूट किया, फिर उसको एडिट किया। फिर जब सैटरडे का हमारा टेलीकास्ट था, सैटरडे को जब हमारा टेलीकास्ट चला जाता था चैनल में, डीवीडी उस समय जाती थी, तो जब वो डीवीडी चली जाती थी उसके बाद में घर जाता था 2 दिन के लिए, कानपुर में रहने के बावजूद। और साइकिल वाइकिल सब लेके आता था, सब उसके घर पे खड़ी करते थे। और उसके घर में मतलब रिजवान से ज्यादा रिस्पेक्ट मेरी थी। मतलब रिजवान के नानू अभी दुनिया में नहीं है, नानी भी दुनिया में नहीं है। वो इतनी परेशान होती थी कि रिजवान सवेरा हो गया है, अनुज नाश्ता नहीं किया, आपकी चिंता कराओ। हाँ, मेरी होती थी कि नाश्ता कराओ। और कभी भी मतलब मुझे नहीं लगा कि यार मतलब हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ होता है। तो सब एक ही है, कोई इशू नहीं है ऐसा कभी। अब लोगों ने अपने दिमाग में अलग अलग परसेप्शन बना लिए हैं, ये अलग चीज है। क्योंकि अब हम लोग जिस इंडस्ट्री में है वहाँ पे मतलब जात धर्म सब चीजों पे नहीं, सब काम से मतलब आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए बस आपको। ये आपने एक बार एक एक्टर का सर मुड़वा दिया, मतलब पर्सनल कुछ खुन्नस थी कि कुछ दिख गया था उसमें? वो हमारे बड़े भाई हैं, पत्रकार भी हैं, अजय त्रिपाठी जी। अच्छा। तो जब मैं हॉस्टेज कर रहा था तो मुझे लगा यार बहुत कॉमन सा कैरेक्टर है, और कहीं से निगेटिव उतना नहीं दिख रहा जितना मैं देख रहा हूँ उस कैरेक्टर को। तो क्योंकि उनके बाल भी थोड़े कम थे, बीच से गायब थे बाल, तो मैंने बोला कि नहीं यार इसको कुछ तो अलग करते हैं। तो मैंने बोला भैया ये रोल तो आपके लिए है, पर इसके लिए टकला होना पड़ेगा। यार ऐसा नहीं करो भाई, समझा करो, मजाक मत करो। उसके लिए बाल ही उसके बहुत कुछ होते हैं। मैंने बोला नहीं यार, ये कैरेक्टर मुझे दिख रहा है इसमें, आप करो। अब उन्होंने नहीं माने, उन्होंने भाभी से फोन कराया, चाय लगवाया कि अरे कैसे क्या कर रहे हो। और शायद करवा चौथ से 2-3 दिन पहले उस टाइम पे मैंने उनको टकला करवाया। तो वो कन्विंस नहीं, चांद आपने पहले दिखा दिया। वो कन्विंस नहीं थे। फिर आए जब सेट पे, तो फर्स्ट डे मैं शूट कर रहा था हॉस्टेज का, बंगाली मॉर्निंग, बरवल के घर के बाहर वाली गली में। तो दादा के घर के अंदर वो तैयार हुए, जब वो चश्मा लगा के वर्दी में आए ना, यार कुछ तो लग रहा है डिफरेंट। हमने कहा अब देखो। उसके बाद वो हम शूटिंग करते रहे, उनको जरा चाय की तलब है। अच्छा। तो वो वॉक करते करते कमला टावर की तरफ चले गए, और वहाँ पे एक चाय की दुकान जैसे गए, तो दुकान वाला चौंक गया, दरोगा जी आ गए। उसने तुरंत साफ करके उनको बिठाया, चाय ली, और चाय देने के बाद उन्होंने पैसे भी नहीं दिए। बोले अरे साहब, तो जो भी ये सड़क से निकले तो लोग रियल का दरोगा समझ के साइड हो जाए इनसे, यार कोई खतरनाक आदमी चला रहा है। जब मैंने शूट किया तो उन्होंने देखा, बोले यार बड़ा कमाल का लुक दिख रहा है, तुमने इमेजिन कैसे किया? मैंने कहा ये मेरा काम है कि मुझे कैरेक्टर कैसा दिखाना है, मैं क्या सोच रहा हूँ उस चीज को लेके। और उनका जो कैरेक्टर था वो फिल्म में 4 या 5 सीन का कैरेक्टर था। फिर शाम को जब प्रोड्यूसर जो हमारे अरशद भाई हैं अंसारी, तो उन्होंने जब रशस देखे, बोले यार कैरेक्टर तो यार बड़ा ये यूनिक लग रहा है, ये पूरा क्लाइमेक्स तक जा सकता है क्या? तो मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने कहा हाँ जरा जाएगा। फिर उनका कैरेक्टर मैंने बाद में अलग से ऐड किया। मतलब इतना रिस्क ले रहे हैं आप प्रोजेक्ट के साथ, कभी थोड़ा डर नहीं लगा कि मतलब एकदम से कुछ भी चेंज कर रहा हूँ मैं? नहीं, बट वो उसके पीछे अगर आपके लॉजिक्स करेक्ट बैठ है ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं।
आप लॉजिक अगर चेंज करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। वो तो है। तो वो मुझे लगा कि नहीं, इस कैरेक्टर स्कोप है, जा सकता है क्लाइमैक्स तक, क्योंकि किसी भी ऑपरेशन को अगर एसटीएफ अंजाम दे रही है तो उसमें लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। वो हाँ, तो वो लोकल पुलिस थे तो उसकी वो कंटिन्यू हो गया। जी। सर, गुरु के अंगूठा मांगने पे शिष्य अंगूठा काट के दे देता है, और आपके ऊपर एक एलिगेशन है कि आपने अपने गुरु से एक फिल्म छिना ली। हाँ, ये मेरे लिए भी बहुत कष्टदायी बात थी। और हुआ ये था कि जब भी हम लोगों ने हॉस्टेज प्लान की थी तो हॉस्टेज का जो पीछे का सेटअप था पूरा, वो मैंने करा। उसमें जो डीओपी थे अयूब साहब, उनको मैं लेके आया था। एक्टर भी लगभग हम लोगों ने मिलके कास्ट किए थे, और उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो भी मैंने लिखी थी, स्क्रीन पे डायलॉग जो था, क्योंकि मुझे जो कहानी थी वो अरशद भाई ने दी थी, वो 6 या 7 पन्ने की कहानी थी सिर्फ। उसका स्क्रीन पे डायलॉग मैंने लिखा बैठ के। उस समय हॉस्टेज को जावेद भाई डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन उस समय उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। अच्छा। तो सिचुएशन ही बन रही थी कि शूट को हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, और वो कम से कम 6 से 8 महीने आगे जाती शूट, पेंडिंग होती थी। सबकी टिकट्स हो चुकी थी, चीजें बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी। तो हमने अरशद भाई से पूछा, अरशद भाई क्या? तो अरशद भाई ने बोला कि यार उसको तुम कर लो। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार, तैयारी तो सारी मैं कर ही ली है, तो 5 दिन का है, और मैं इनका वैसे भी क्लैश का जो भी शूट होता था सेकंड शूट वाला, वो मैं करता ही था। तो मुझे लगा इस चीज का कोई बुरा मानेंगे नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे और उनके बीच के कॉमन लोग थे, जिन्होंने इस मौके को पूरी तरीके से भुना दिया। अच्छा। उन्होंने जावेद भाई को प्रोवोक किया, देखा भाई आपकी फिल्म ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और जो चीजें पहले भी कहीं घटी रही होंगी उनको भी पूरा नमक मिर्च मसाला लगा के परोस दिया। अब आप एक ह्यूमन है ना, तो अब बहुत सारी नेगेटिविटी यहाँ से भरी जा रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक चीजें पहुंची जा रही। तो वो मोमेंट था, और इस चक्कर में लगभग 4 साल तक हमारी कोई बातचीत 4 साल तक कोई बातचीत नहीं हुई। फिर मुझे जब रिजवान से मालूम पड़ा कि जावेद भाई बीमार है, कैंसर डिटेक्ट हुआ है, बहुत बुरी कंडीशन है, तो फिर मैंने रिजवान से बोला, मेरी बात करो। तो बात की, और उन्होंने भी बिल्कुल वैसी बात की जैसे वो 4 साल पहले करते थे। मतलब मुझे बातचीत में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आज उनके अंदर कहीं गुस्सा है मेरे लिए, कहीं भी कुछ भी। उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, और फिर मैं रेगुलर टच में आ गया। हर 2 दिन 3 दिन उनसे बात करता था, पूछता था सिचुएशन क्या है। फिर फर्स्ट वाले कोविड के टाइम पे वो नहीं रहे। कुछ लोग थे जिन्होंने, उनको लगा कि जावेद भाई का अनुज इतना क्लोज क्यों है, अनुज ही उनका एसोसिएट क्यों है, मैं क्यों नहीं। तो इसलिए उन्होंने पूरा गेम प्लान किया, और उस मोमेंट पे जितना वो बुरा मुझे बना सकते थे उन्होंने बना दिया। तो फैक्ट यही था। फिर मैंने अरशद भाई से पूछा भी, हमने कहा अरशद भाई शूटिंग तो आप आगे टाल भी सकते थे, आपने 5 दिन का जो रिस्क लिया था मुझ पे, वो क्यों लिया था? मतलब क्या दिखा था आपको? तो बोले यार, जब भी स्टोरी पे चीजों पे डिस्कशन होता था तो हम लोगों के जो आइडियाज थे, जिस लेवल पे हम पिक्चर को देख रहे थे, तुम जब अपना ओपिनियन रखते थे वो लेवल अप होता था। तो मुझे लगता है कि जितना तुम इमेजिन कर रहे हो या बता रहे हो, अगर वो 50% भी तुम कह गए तो फिल्म अच्छी बन सकती। मतलब आपको लेकिन उन्होंने मतलब ब्लाइंड खेला था ये। और फिर जावेद भाई जब ठीक होके आए तो उन्होंने रशद देखे, उनको दिखाए रशद, उनसे बोला कि कंटिन्यू करो। तो बोला नहीं, अनुज कर रहा है, अनुज ही करेगा। तो फिर वो फिल्म बोल मुझे ही मिली। मतलब गुरु को देख गया कि मतलब मेरे चेले ने साबित कर दिया आज, तो इसे कंटिन्यू रखो। मतलब अगर वो चाहते तो वो फिल्म मेरी नहीं होती। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप अनुज कर रहे हैं, अनुज ही करा। साई वर्सेस आई 2017 में आई थी, तब से लेकर और पिछले क्यों नहीं बनी? 2 साल तो चला गया कोविड में, 20 और 21, तो वो तो बनाने का कोई उसमें ऑप्शन नहीं था। साई वर्सेस आई के बाद फिल्में आई, लेकिन जो फिल्में आ रही थी उनमें मतलब वही डाकू घोड़े वाले कॉन्सेप्ट लोग लेके आए। एक लोग हैं कानपुर के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो मेरे पास एक कहानी लेके आए। वो कहानी थी मुंशी प्रेमचंद साहब की, और जो उसके प्रोड्यूसर्स थे उनको मुंशी प्रेमचंद साहब से विशेष रुचि है, सबको रुचि है, पर मेरा कहना है अगर आप उनकी कहानी आज कहना चाह रहे हो तो उसको आज के परिदृश्य में कहो, है ना। आप जैसी वो बनी है कहानी, आप वैसे ही बनाओगे बैठ के, उसमें नया क्या है। मैं ठीक है, मुझे मजा आता है, डॉक्यूमेंट्रीज करता हूँ, म्यूजिक वीडियो कर लेता हूँ, एड फिल्म कर लेता हूँ, कॉर्पोरेट वीडियोस कर लेता हूँ, ठीक है, वो मुझे काम दे रहे हैं, चीजें हो रही, अच्छा है। लेकिन सिनेमा में बनाऊं तो कम से कम वो सिनेमा बनाऊं जो मुझे दिखाना पसंद है। भाई सिनेमा क्या है, हर डायरेक्टर कहानी कहना चाहता है, तो वो कहानी हम वैसी कहें जो हमें कहने में मजा है। तो उस तरह की कहानी तक मेरे पास आई नहीं, और आ रही तो फिर बजट इतना कम आ रहा है कि आप 20-25 लाख रुपए में क्या सिनेमा क्रिएट करोगे। तो अब दूसरे ट्रैक पे निकले। अब इतना सारा काम करने के बाद आपने काफी सारे एपिसोड डायरेक्ट किए, काफी सॉन्ग मतलब आपने डायरेक्ट किए, फिर उसके बाद आपने हड्डी मूवी में एज ए क्लैप बॉय काम किया। मुझे देखो,
हर किसी को सिनेमा में जाना था। अब वो मेरी मजबूरी थी उस समय कि बॉम्बे में मेरा कोई गॉडफादर तो था नहीं जावेद भाई के अलावा, और जावेद भाई भी टेलीविजन में ही थे, तो मुझे फिल्में कौन लेके जाएगा। इंडस्ट्री में एज ए डायरेक्टर भी गॉडफादर चाहिए होता है क्या? बिल्कुल चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है, हर चीज के लिए चाहिए होता है। आपको कौन वहां खड़ा करेगा? आप फिल्म करने आए हो, आपके रिज्यूमे में ऐसा क्या है? आपको कौन वहां पे एंटरटेन करेगा? और आपको पता ही नहीं कि आपको जाके मिलना किससे। ये तो हाँ बड़ी बात है ना। आप जाओगे प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में तो वहाँ पे यही मालूम पड़ता था, जैसे भट्ट साहब के मैं जाता था तो वहाँ पे मालूम पड़ा अभी तो कुछ नहीं है, 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद जब तक पहुंचे मालूम पड़ा कोई पिक्चर रिलीज हो गई। ये लीजिए, तो कब शुरू हो गई कब बंद हो गई, एक वो टाइम था ना। और अभी भी होता था कि भाई फिल्म आप हो गए फिल्म में सेलेक्ट, और वो फिल्म शुरू होते ही होते अभी हाँ अगले साल हो रही, इस साल हो रही, करते करते 2 साल 3 साल निकल गए। तो बड़ा प्रॉब्लम थी, आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो आपके पास टेलीविजन करने के अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं, वो टेलीविजन आपको करना था, टेलीविजन करते जा रहे थे। तो मुझे ना उस समय फिल्मों करने का मौका कहीं मिला नहीं, मतलब उस तरह के लोग ही मेरे टच में नहीं आए जो फिल्म करने वाले हों, तो ताकि मैं शायद सही पे निकल गया होता। फिर हड्डी के टाइम पे मुझे भैया हमारे आदित्य भैया, वो फिल्म के एसोसिएट प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बुलाया, बोले मुझे एक फिल्म है कर रहा हूँ मैं नवाज भाई के साथ। नवाज भाई सर? हाँ हड्डी, तो करोगे? तो मैंने कहा भैया फिल्म है तो जरूर करेंगे। बोले लेकिन यार पोस्ट जो है वो क्लैपर की है। तो मैंने कहा भैया क्लैप तो कभी किया नहीं है पर मैं करूँगा। मैं यहाँ से निकला। आपको लगा कि आपका इम्तिहान हो रहा है? मुझे लगा देखो यार कि मैंने उनसे बहुत टाइम से काम मांग रहा था। मुझे लगा, देखो ऐसा तो नहीं कि वो सोच रहे हो कि यार ये एसोसिएट करके आया है, इंडिपेंडेंट भी डायरेक्ट करता है, ये करेगा या नहीं करेगा, ये एक मुझे था पॉइंट। तो मैंने उस चीज को वैसे चैलेंज के तौर पे लिया और मैंने बोला कि नहीं यार मुझे सीखना भी है। और मैं इतने बड़े सेटअप जहाँ पे अनुराग कश्यप सर थे, नवाज सर थे, इरागुण जी थी, सौरभ सचदेवा जी थे, सहर्ष शुक्ला जी थे, मतलब बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ आप बीच में उनके साथ मैं काम करने को मुझे मौका मिला था। श्रीधर भाई थे। तो मुझे लगा कि यार ये अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं छोड़ सकता भाई, मुझे करनी है, बड़ी चीज मिल रही है। तो मैंने बोला मैं क्लैप करूंगा। फिर जब मैं टीम में ज्वाइन हुआ तो जो हमारे फर्स्ट लेडी थे उसमें ज्ञान, तो जब बातचीत हुई उनको मालूम पड़ा मेरा प्रोफाइल, तो बोला अनुज भाई क्लैप आप मत करो, हम कोई और ले आएंगे नोएडा से, आप मत करना। तो हमने बोला नहीं यार मेरा काम है, मैं इसके लिए हायर हुआ हूँ और मैं ये करूंगा, मुझे सीखना है। और मैंने मतलब 2 कैमरे पे सिंगल क्लैप से क्लैप किया है। सिंगल क्लैप से मतलब आगे मैं कैम ए लिखता था, पीछे कैम बी लिखता था, इसका टेक नंबर अलग होता था, उसका टेक नंबर अलग होता था, मैं एक क्लैप यहाँ मार रहा हूँ, दूसरे कैमरे में बात उधर क्लैप मार रहा हूँ, लो आप शॉट। मतलब वो बोलते थे यार एक्शन है ऑल प्रिंट डाल दो, नहीं भाई मैं करूंगा, तो अपना काम अच्छे से करूंगा। ये है तो वो एक सीखने को मिला मुझे जर्नी, और बहुत मजा आया। टीम ने मुझे बहुत हाथों हाथ लिया और कमाल की मतलब वो जर्नी थी। मतलब वो दिन लाइफ के ऐसा लगता है कि मतलब कुछ सपना जैसा था कि मतलब नवाज भाई जैसे हम खड़े हैं बात कर रहे हैं, ऐसे था। अनुराग सर से लगातार कम्युनिकेशन होते थे, सारे एक्टरों से होते थे, तो बड़ा एक अद्भुत समय था। ये एटमॉस्फेयर का मतलब हेल्दी था। हाँ एक वाइब थी। उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम लगा दूसरी पिक्चर मिलने के लिए। फिर मुझे मिली नफीसा का भी टाइटल शायद उन्होंने कुछ चेंज किया है फिल्म का, तो वो भी पिक्चर कुछ शायद हाफ शेड्यूल उसके हो चुके थे, आधी फिल्म बाकी थी। तो जो उसमें प्रारब्ध जी हैं जो उसमें प्रोडक्शन देख रहे थे, मैंने बोला प्रारब्ध जी कुछ होगा मेरे लिए देखना फिल्म में, अभी तो मैं हड्डी भी करके आया हूँ। तो बोले हाँ शायद उनकी टीम फुल है, देखेंगे कहीं कुछ एडी का निकलेगा बताएंगे। ऑल ऑफ सडन मैं एनटीपीसी की डॉक्यूमेंट्री शूट करके आया था, उसका एडिट करा रहा था। उनका कॉल आया, बोले अनुज नफीसा है फिल्म है और इसमें तुम एसोसिएट करोगे? हमने कहा सर अभी तक एसोसिएट ही करके आए, कर लोगे ना? मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं गया, जो उसके डायरेक्टर थे नीरज जिनसे मेरी बातचीत हुई, मिल गई फिल्म, करने लगा। तो उसमें जो डीओपी थे नजीब खान साहब, बहुत सीनियर डीओपी हैं जिन्होंने गदर 1 की, गदर 2 उन्होंने की है, जीनियस उनकी फिल्म है। और शायद जो पहली फिल्म है उनकी वो जो जीता वही सिकंदर, बहुत पुराने हो गए। हाँ तो वो थे डीओपी। तो इत्तेफाक से फर्स्ट डे 2 यूनिट चल रही थी, एक यूनिट मैं कर रहा था जिसमें डीओपी उनका बेटा था, और सेकंड यूनिट जो चल रही थी उसमें नजीब सर थे। अब पता नहीं क्या हुआ, मैं तो काम ही कर रहा था भाई। उनके बेटे ने जाकर उनसे क्या बताया मुझे नहीं पता। नेक्स्ट डे हम शूट कर रहे थे कोर्ट का सीन, तो लाइटिंग वाइटिंग चल रही थी। तो उन्होंने ईपी को बोला कि अरे तेरा जो नया एसोसिएट आया उसको बुला, मुझे बात करनी है। तो बोले क्या हो गया सर, कोई प्रॉब्लम? बोले नहीं बुला, मुझे बात करनी है। तो बुलाया गया। तो मेरा भी दिल धक हो रहा था, नजीब सर पता नहीं क्या पूछने वाले हैं। मैं आगे खड़ा हुआ, जी सर बताइए। तो बोले कि देखो अनुज इसके पहले तुमने क्या काम किया है, कहाँ काम किया है? तो मैंने बताया कि मैं अरविंद बब्बल जी के पास था। बोले तभी तो तुम्हारा काम थोड़ा अलग है, बढ़िया काम करते हो, तुम्हारी बहुत तारीफ करा था मेरे। हमने कहा मैं तो काम ही कर रहा था, उसने पता नहीं क्या देख लिया। फिर मेरी उनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई,
तो हर चीज़ में मुझसे पूछते थे वो कैसे क्या करना है, क्या अगला शॉर्ट प्लान कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वहाँ पे पूरा फ्रीडम मिला मुझे। ऑल्सो डिपेंड हो गए थे आपके ऊपर। हाँ, तो वो फिल्म हम लोगों ने बहुत अच्छे से करी, अभी तो कंप्लीट रिलीज पे वो भी फिल्म है। फिर हमारे जो गुरु जी हैं अरविंद बब्बल जी, उनकी फिल्म शुरू हो रही थी जयप्रकाश की प्रतिभा। अच्छा। तो उसमें भी गजराज राव जी, साक्षी जी, साक्षी तंवर जी और राजेश तलांग जी, सीमा पाहवा जी और गीता अग्रवाल जी, सारे बड़े बड़े दिग्गज। तो फिर वो फिल्म जब हुई, वो भी कॉमेडी फिल्म है। और उस फिल्म का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरा कि मैं तो उसमें फर्स्ट एडी कर रहा था, तो एक अलग बात है। उस फिल्म से डेब्यू हुआ है मेरी बच्ची का। अच्छा। हाँ, और जब वाइफ मेरी प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे उसका प्री चल रहा था, और तब से ये डिसाइडेड था कि वो बेटा होगा या बेटी होगी, जो भी होगा, तो जो साक्षी जी की बच्ची होती है वो बच्ची का कैरेक्टर मेरा बच्चा करेगा। तो ये पहले से डिसाइड था। 9 तारीख को वो बॉर्न हुई, 9 अगस्त को, और मैं लखनऊ बस लैंड किया था। और मैंने मतलब वहां से टेक ऑफ करते ही मुझे मालूम पड़ गया था कि बेटी हुई है। उसके बाद रास्ते पर नेटवर्क नहीं था 2 घंटे। मुझे लग रहा था बस कितनी जल्दी मैं लखनऊ पहुंच जाऊँ। मैं जैसे ही मैं लैंड किया तो मैंने सबसे पहले फोन किया सर को, सर बेटी हुई है। तो उन्होंने सीधा ही जवाब दिया, बोले क्या बात कर रहा है, सागरिका आ गई। उसका फिल्म में जो कैरेक्टर नेम है वो सागरिका है। तो हमने कहा सर। और लगभग 2.5-3 महीने की वो थी जब उसने पहली बार कैमरा फेस किया, और अच्छा खासा फुटेज है फिल्म में उसका, और काफी फिल्म उसी के अराउंड चल रही है। तो फर्स्ट डे तो थोड़ा लोगों को नहीं मालूम था वो मेरी बच्ची है, उनको लगा शायद इलाहाबाद से कोई लोकल बच्ची कास्ट की होगी। फिर जब जैसे सेट पे मालूम पड़ा कि ये मेरी बच्ची, तो फिर वो तो हाथों हाथ इधर से उधर से घूमती रहती थी। साक्षी जी भी मतलब उसको लेके पैम्पर किया करती थी। शॉर्टकट हो गया, उसके बाद वाइफ जाती थी मेरी कि मैम दे दीजिए बच्चा, आप क्यों लेके बैठे हो। तो बोले अरे नहीं बेटी अकेले दो। तो उनका वो वाला था, मतलब नैपी तक उन्होंने चेंज की है रनिंग शॉट में। अरे नहीं, हाँ मतलब वाइफ गई चेंज करने, बोले लो मुझे दे दो मैं कर लेती हूँ। और अपना बच्चा समझ के सब। हाँ, और मतलब कमाल की बात है कि 4-4, 5-5 घंटे बच्ची का मेरा सीन शूट हुए, हर एंगल से क्लोजअप भी हो रहा है, मास्टर भी हो रहा है, हर शॉट में वो है ओरिजिनल। मतलब हमने डमी बच्चे भी बना के रखे थे, पर इस्तेमाल बहुत रेयर ही हुए। तो उसको लिटा के रखा है और मस्त वो शूट कर रही है। तो जब फिल्म वाइंड अप हुई वो फिल्म का, तो साक्षी जी बोली कि सर ये बच्ची जो है ना ये मास्टर है। मतलब हाँ ये मास्टर है। और क्योंकि हमने इतने शोज किए, इतने सारे बच्चों के साथ काम किया, बहुत परेशान किया करते थे बच्चे। मतलब किसी छोटा मूड खराब हो गया तो हो गया, रोना है। इसके साथ नहीं है, ये 4-4, 5-5 घंटे इसने शूट किया, इसकी वजह से 1 मोर नहीं हुआ। सर बोले हाँ इसकी वजह से 1 मोर नहीं हुआ। तो हमने वही बोला, हमने सर ब्लड में ही उसके एक्शन है, मतलब तो वहाँ पे मतलब बड़ा अच्छा लगा। और सबसे मेरे लिए ये चीज़ बहुत मैटर इसलिए करती है क्योंकि उसका डेब्यू अरविंद बब्बल सर के हाथों हुआ। और मतलब उनके प्रोजेक्ट में जिसको मौका मिल जाता तो ओवरनाइट वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मूवमेंट था कि मेरी बच्ची का डेब्यू उनके साथ हो रहा है। सर एक इंसान प्यार में ताजमहल बना देता है, आपने एक म्यूजिक एल्बम बनाया और उसे बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया। यार अभी आकाश जब सोचते हैं ना लगता है कि यार क्या बेवकूफ़ी थी चीज़ें, लेकिन था मतलब एक मेरा भी था अफेयर 2013 के आसपास, और मैं बहुत सीरियस था। मैं और मेरा सिंपल इंटेंशन था कि मैं शादी करना चाहता था, और हमारी सेम कास्ट थी तो शायद वो हो भी सकता था, बट उनके घर वाले एग्री नहीं थे। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ट्रायंगुलर लव स्टोरी चल रही थी वो, तो मुझे लगा यार ये तो गड़बड़ है भाई। तो फिर ब्रेकअप हुआ। तो होता है कि जब आदमी का ब्रेकअप होता है तो फिर आदमी एनर्जी को या तो दिल टूटे आशिक की तरीके कहीं लगा देता है, या उसको ताकत बना लो अपनी। तो मैंने क्या किया कि एक म्यूजिक वीडियो था, जो गाना हम लोगों ने उसका रिकॉर्ड किया कि जा बस तू मेरी यादों से, इस तरह बनाया था वो गाना। और जो हमारे 4-5 महीने रिलेशन में जहाँ जहाँ पे भी हम घूमे बैठे, जहाँ पे मिलते थे, वो सारे मोमेंट उस गाने में एज अ म्यूजिक वीडियो मैंने दिखाए। और वो गाना उसको दिखाया, और उसके बाद वो गाना डिलीट कर दिया, ना कहीं अपलोड किया, ना अपने पास कहीं रखा उसको। बस एक वो था कि सारी चीज़ें शायद मैं उस वे में रिकॉल कराने का प्रयास कर रहा था। तो अभी लगता कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी अपने ब्रेकअप पे इस तरह का कोई गाना बना के अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाया होगा, एक्सको बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया। या तो बना के आदमी अपलोड कर देता, दिखा देता दुनिया को भी देख भाई मेरा ये, लेकिन मुझे वो नहीं करना था। तो मुझे जिसके लिए बनाया था मैंने उसको दिखाने के बाद सारी चीज़ें खत्म। और फिर मैंने अपनी एनर्जी पूरी जो थी ना, वो गुस्सा जितना था ना, वो सारा लगा दिया काम पे।
और 3 दिन बाद ही मतलब कानपुर से मैं निकल गया। 3 दिन बाद मुझे सावधान इंडिया मिल गया, और सावधान इंडिया में सेकंड यूनिट कर रहा था, तो उसमें जो एंकर लिंक वगैरह थे और दिन के सीन होते थे, तो हम लोग 2 यूनिट में मिलकर करते थे। तो वो मेरे लिए बहुत उस समय चीज़ें वैल्यू कर गई कि अगर हम उस समय शायद मुंबई ना जाते, अपना सारा एनर्जी गुस्सा काम पे ना लगाते, तो शायद आज जहाँ पहुँचे वहाँ ना पहुँच पाते। आपकी डिफिनेशन क्या है प्यार को लेके? मेरा ये है कि प्यार है ना, जो वो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी निशांत के साथ जो हुआ, तो प्यार तो वहां भी था, लेकिन निशांत के साथ क्या हुआ कि आप, मुझे क्या लगता है कि आपका जो भी पार्टनर हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, वो आपके लिए सपोर्ट बने, ना कि आपके लिए बैरियर। मुझे लगा निशांत वाले मैटर में जो हुआ है, वो शायद चीजें इतनी बैरियर कर दी गई कि उसने सुसाइड कर लिया। बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर था, मतलब इतना टैलेंटेड एक पिक्चर बना के उसको रिलीज होने वाली है तब सुसाइड कर रहा है, तो यानी कि उसको इतना प्रेशराइज कर दिया गया उस मोमेंट पे। तो मुझे लगता है कि आपका पार्टनर अगर आपको सपोर्ट कर रहा है एज अ गर्लफ्रेंड या एज अ वाइफ, तो वहां पे वो जो प्यार टाइप की चीजें हैं वो वैल्यूबल है। अदरवाइज अगर आपको सपोर्ट नहीं वो कर रहा है, तो उस चीजों का कोई मतलब और मायने है नहीं। सर, स्त्री फेम मूवी कि डायरेक्टर के साथ आपका रिलेशन बनते बनते बिगड़ गए? नहीं, रिलेशन तो नहीं बिगड़े। और उसमें क्या हुआ कि 2009 का टाइम कॉर्ड था, तो अमर भाई कानपुर से ही, तो उनके एक मित्र हैं पराशर भट्टाचार्य, बहुत सीनियर थिएटर एक्टर हैं। तो पराशर भाई को मैंने बॉम्बे में ढूंढा था, वो बीच में 2-3 साल विलुप्त थे, तो मैंने उनको ढूंढ के बुलाया, फिर उनके साथ हम लोगों ने छूना आसमान शूट भी किया। तो पराशर भाई बोले कि अनुजा मैं तुम्हारे घर आता हूँ, तुमको एक बंदे से मिलाता हूँ, वो भी कानपुर का है। तो अमर भाई के पास लेके गए, अमर भाई से बातचीत हुई और मुलाकात हुई, बहुत अच्छे से उन्होंने बुलाया, चाय पानी हर चीज़। तो उस समय तो मेरे प्रोफाइल में 1-2 शोज थे, मैं लेके गया, तो उन्होंने देखा, बोले परिवार तुमने किया है जी टीवी वाला? मैंने कहा हाँ भाई। तो बोले उस शो में तो मैं भी था। तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे थे? तो बोले पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवाइजर था मैं उसका। तो लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था उसके 4-5 महीने पहले वो शायद छोड़ चुके थे शो। फिर वो फिल्म में चले गए, तो एक फिल्म थी उसकी प्रिपरेशन चालू थी, तो मैं जाता रहता था बीच बीच में, 2 महीने 3 महीने में, जब भी मुझे लगता था कि मेरा प्रोफाइल थोड़ा अपडेट हो गया है, तो उसमें रिज्यूमे बनते थे, प्रिंट होके वही फोटो कॉपी जेरॉक्स लेके आप जाते थे लोगों के पास। तो मैं लेके गया, मैंने दिखाया, भाई अब ये तो हमने भैया कर लिया है, अब फिल्म में कहीं देखिए हमको कुछ। तो बोले ठीक है बताता हूँ। फिर एक फिल्म के लिए उन्होंने बोला कि अनुचित फिल्म है और उसमें करोगे? तो मैंने कहा करूँगा भैया, फिल्म में तो आपके साथ करने का मौका मिल जाए। तो उसमें एसोसिएट थे और मुझे उसमें इंटर्न में उन्होंने ऑफर किया था, पर उसमें कोई सैलरी नहीं थी। 2 महीने का शूट था दिल्ली में, तो वहाँ भी इंटर्न भी काम कर रहे हैं, इंटर्न काम है, पेमेंट भी नहीं मिलनी और रहना खाना भी आपको अपना देखना है, ये कैसे काम हुआ? मिलेगा। तो मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, मैंने सोचा चलो यार ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, फिल्म करनी है तो कर लेंगे यार, 2 महीने की बात है सर्वाइवल। तो मैं वो करने के लिए रेडी हो गया। फिर जब निकलना था उसके 2 दिन पहले मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा भैया कितने बजे की ट्रेन है, कहाँ से क्या है, कैसे जाना? तो बोले अरे सॉरी यार मैं तुझे बता नहीं पाया, इस प्रोजेक्ट में तेरा हुआ नहीं। अरे तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं यार। तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ, और उस समय 22-23 साल की उम्र थी, मैच्योरिटी थी नहीं। तो मुझे लगा भैया एसोसिएट है फिल्म में और मतलब इंटर्न में भी नहीं ले रहे हैं, तो एसोसिएट का पावर आपके हाथ में तो है। लेकिन अभी समझ में आता है कि वो यूटीवी था, वो फिल्म थी नो वन किल जेसिका। अच्छा हाँ, तो यूटीवी था वो। यूटीवी में शायद उतनी फ्रीडम नहीं होगी उनके पास कि वो बंदे लाएं, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर जहाँ भी होता है ना, कॉर्पोरेट वाले अपने हिसाब से चलते हैं। तो मुझे फिर वो चीज़ें थोड़ी सी लग गई थी, तो फिर मैंने फोन ही नहीं किया उनको कभी। फिर 2018 में शायद उनकी आई S3, तभी मुझे पता है लोगों ने कि यार वो कानपुर का बंदा है अमर कौशिक, उसकी फिल्म आई है। अच्छा, स्त्री में देख रहा था, उसमें डायरेक्टर का नाम दिमाग में नहीं जा रहा था मेरे। फिर मैंने कहा यार अमर भाई है, फिर मैंने डैडीज नंबर निकाला, फिर उनको व्हाट्सएप किया, मैंने भैया बधाई हो आपकी फिल्म आई, उनका जवाब भी आया। फिर बाला के टाइम पे भी मैंने उनको अप्रोच किया कि भैया मैंने कर लिया है काफी काम, लेकिन तब तक मेरे प्रोफाइल में फिल्में नहीं थी, सीरियल्स थे और एक वेब सीरीज जो मैंने की थी माधुरी टॉकीज, वो थी। तो उनके हिसाब से मेरा प्रोफाइल शायद उतना वैल्यूबल नहीं लगा उनको, तो उन्होंने फिर उसमें एंटरटेन नहीं किया। अभी तो उनकी बहुत बड़ी टीम है और बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। अभी तो मेरा इंटर्न करना भी थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, तो शायद चीजें उस समय नहीं बनी। लेकिन हाँ, अगर मुझे लगता है कि अगर उनके हाथ में चीजें होती तो डेफिनेटली वो करते। नहीं कर पाए तो उसका पीछे मुझे लगता है वो जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो उसने जाने नहीं दिया मुझे। सर, द हॉस्टेज को आने पे इतना टाइम क्यों लग रहा है इस समय? द हॉस्टेज में टाइम लगने का जो रीजन है वो ये है कि
हॉस्टेज जो है ना, अरशद भाई ने, हम लोगों ने जब शुरू की थी तो कोई बहुत बड़ा कैनवास नहीं सोचा था। हम लोगों ने सोचा था कि किसी ठीक कैमरे पे, जिसपे बनाने के बाद हम उसको थिएटर में भी लगा सकते हैं, उस लेवल पे जाना है। तो हमारे पीछे कोई बहुत बड़े फंड्स नहीं थे, तो हम लोगों ने बहुत पार्ट में जैसे पैसे आए तो एक शेड्यूल लगा लिया। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो डीओपी थे वो भी अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, जो हीरोइन थी वो कलकत्ता से थी, अभी वो भी दुनिया में नहीं है, उनके भी अपने कमिटमेंट प्रोजेक्ट्स थे। अरशद भाई का अपना शेड्यूल था, मेरा अपना था, तो हमें सबको एक नोट पे लेके आना पड़ता था। अगर हम एक शेड्यूल प्लान कर रहे हैं 4 दिन का या 5 दिन का, तो उसमें सारे लोगों की डेट्स अवेलेबल जब होंगी और साथ में लोकेशन हमें अवेलेबल मिल रही हो, तब हम उसको प्लान कर पाते। इसलिए वो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, क्योंकि हमें सबसे बड़ा रीजन था हमारे फंड्स नहीं थे। वो टुकड़े में बनते आई। फिर 2 साल कोविड के चक्कर में लेट हो गई, तो अब लगे हैं प्रयास में कि इसको जल्द से जल्द थिएटर में पहुंचा लें, तो काफी हद तक उसकी चीजें हो भी नहीं पाता। सर एज ए डायरेक्टर, एक्टर के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए? आप कितना ईमानदार हो अपने किरदार के लिए, और आपके अंदर कितनी भूख है करने के लिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे एक्टर भी देखे हैं जब उनके पास काम नहीं होता है, तो भाई यार कुछ होगा यार, बताओ यार, 2 दिन का भी होगा, बुला लो यार प्लीज यार, देखो कुछ। और जैसे उनको काम मिलता है ना, तो फिर वो काम को बहुत हल्के में लेते हैं। ये ठीक है, आपने डायलॉग दिया, उन्होंने पढ़ा देखा, हाँ ठीक है। मतलब आप उसको अपना जो योगदान है, आपका कंट्रीब्यूशन है एज एन एक्टर, आप अगर वो नहीं दे रहे हो तो फिर क्यों कर रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आती। पब्लिक आपका चेहरा देखने से ना, इरफान साहब जो करके चले गए, वो तो लेजेंडरी। मतलब मैंने पर्सनली कभी नहीं मिला, लेकिन जिस दिन वो गए मैं फूट के रोया। मुझे ऐसा लगा मैंने कोई अपना खो दिया। मतलब मैं टेरेस पे चला गया और कोविड का टाइम चल रहा था, और मैंने दरवाजा बंद कर लिया, कोई देखे नहीं। और मैं मतलब वो उनका लास्ट का जो ऑडियो मैसेज आया था, दोस्तों अभी शायद मैं नहीं रहूंगा, अज्ञात अंग्रेजी मीडियम, हाँ अंग्रेजी मीडियम पे प्रमोशन वीडियो बनाया था, वो सुन के मैं इतना रोया। और जब मैं बॉम्बे गया उसके बाद, तो मैं उनकी कब्र पे गया, वर्सोवा पे, और मैंने पूछा, हमने कहा इरफान साहब की कौन सी कब्र है, तो उन्होंने बताया मुझे। तो मैं गया, फिर मैंने पूछा कि पैर किस तरफ है, तो जो भी वहाँ पानी वानी डाले उन्होंने बताया। और मैं 15-20 मिनट तक खड़ा से उनसे मतलब देखता रहा कब्र को, और एक अंतरात्मा से बातचीत हो रही कि भाई आपको जाने का समय नहीं था, अभी तो आपके साथ काम ही नहीं किया, आपके साथ कभी मिला ही नहीं मैं। तो मतलब मुझे बड़ा अंदर से गिल्ट सा फील हो रहा था। तो वो क्यों था? ना उन्होंने मेरे लिए कुछ किया, ना तो वो मेरा नाम भी नहीं जानते, तो उन्होंने मुझे कभी देखा भी नहीं। वो क्यों था? क्योंकि वो जो परफॉर्मेंस वो करके छोड़ के चले गए, जो आज पढ़ने लायक है, पढ़ाई जानी चाहिए वो चीजें, उन परफॉर्मेंस ने उनको इतना क्लोज कर दिया। तो आप एज एन एक्टर, आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो सिनेमा को, और जो आप दुनिया को देके जा रहे हो, उसी से आप याद रखे जाओगे। बहुत मुश्किल चीज है। देखो मेरे भाई, क्या है कि आप बहुत करोड़पति हो, ठीक है, बहुत बड़े घराने से बिलोंग करते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक के दिलों में जब तक आपने अपनी जगह नहीं बनाई, ये जो आप फैंस होते हैं ना, लोग एक्टर्स बहुत सारे करते हैं कि अरे मैंने फोटो खिंचाने आया, कोई मना कर दिया, धक्का दे दिया, जो कर देते हैं कुछ लोग, वो मुझे लगता है ये चीजें बहुत गलत है। आपके काम को इतना रिस्पेक्ट करके वो आपको प्यार दे रहे हैं, आपका काम बनाएगा। मतलब बड़ी बात है यार, लोग अपने माँ बाप की फोटो घर पे नहीं लगाते, लेकिन स्टार्स की फोटो लोग रूम पे लगाते हैं, है ना। स्टार्स के, आपने जो कपड़ा पहना उसको, कपड़े को वो फॉलो कर रहे हैं, वो आपकी सिनेमा की लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, जो आपकी रियल लाइफ नहीं, वो कैरेक्टर की लाइफ है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। और वो जो लाखों करोड़ों लोग हैं जो आपके लिए रो रहे हैं, जो आपके बंगलों के बाहर फोटो खिंचाने के लिए पागल लोग खड़े हैं, ये प्यार है उनका, ये बहुत नसीब से मिलता है। मतलब अरबों रुपए खर्च कर दो तो भी किसी को नहीं मिलेगा भाई। अगर आप पेड प्रमोशन करके भीड़ तो इकट्ठा कर लोगे, लेकिन प्यार से ले आओगे, वो थोड़ी मिलेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपको मिल रहा है तो उस चीज की आप रिस्पेक्ट करो। वो आप कर सकते हो सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस से। आपको बॉलीवुड में सिनेमा में कुछ चेंजमेंट दिखाई दिया अब तक? कुछ चेंज हुआ है सिनेमा अब तक? सिनेमा चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। और एक चीज है जो मुझे लगता है कि बदलाव आया है उसमें 2018 से। मैं मतलब ब्लैक मनी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन पहले होता क्या था आकाश की, आज जैसे कॉर्पोरेट कल्चर है जहाँ पे एंट्री करना बड़ा मुश्किल है। मतलब इतने साल मैं इंडस्ट्री में लेके आया हूँ, मुझे एंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नई चीजें वहाँ पे होती हैं, वहाँ पे सिस्टम काम करने का बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या था, जो निचले तबके के छोटे एक्टर्स थे, टेक्नीशियंस थे, जो लो बजट में काम कर लेते थे, उनके किचन चल जाते थे। वो चीजें बदल गई।
अब क्या है, पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम है। अब अगर कोई आदमी पैसा खर्च करके फिल्म बना रहा है तो उसको थिएटर नहीं मिल रहा है। अब जैसे महाराष्ट्र में कंपलसरी है कि आप मल्टीप्लेक्स में कोई भी पिक्चर लगाओ, लेकिन आपको एक मराठी फिल्म लगानी है। अब हमारी तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो तो हिंदी है, पर उसके अलावा जैसे हमारी अवधी है, बुंदेलखंडी है, उर्दू है, मैथिली है, इनका एक होना चाहिए कंपलसरी की इनको भी कंट्रीब्यूशन है। हाँ, इनका सिनेमा कंट्रीब्यूशन है। तो होना चाहिए कि मल्टीप्लेक्स में आपको एक रीजनल लैंग्वेज पिक्चर लगानी है, जो हमारे यहाँ नहीं। दूसरा, फिल्में बन जाती हैं जैसे बहुत सारी, तो जैसे मुझे लगता है कि जितनी भी पोर्न वेबसाइटें हैं, जैसे उन्होंने बैन लगाया है ना, तो वैसे ही बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जो ओवरनाइट आपके कंटेंट को एचडी प्रिंट में अपलोड कर देते हैं। और लोग गए, बोले अरे कौन जाएगा टॉकीज, और उन्होंने उस टोरेंट अभी भी काम कर रहा है, टोरेंट से देख लिया। अब हुआ कि एक आदमी ने 50, 60, 70 करोड़ रुपए लगा के 2-3 साल का समय खर्च करके एक फिल्म बनाई, और वो फिल्म थिएटर के लिए बनाई, लेकिन लोग थिएटर में न जाने के बजाय आपस में खेल रहे हैं, और वो पेन ड्राइव से इधर घूम गई, ब्लूटूथ से वहां चली गई, शेयर हो गई चीजें। तो इस चीज पे बैन जब तक नहीं लगेगा ना, तो सिनेमा मतलब चीजें खराब होती जाएंगी। इतना इतना अभी देख लो उठा के तुम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, समझ में आ जाएगा तुमको। मतलब बड़े बड़े बजट की फिल्में, मतलब कमाई तो छोड़ दो, लागत तो छोड़ दो, उसका 20% भी निकाल के नहीं ला, अच्छा खासा लॉस फेस करना होता है। तो ये टॉरेंट बैन होना चाहिए। आपको लगता है आगे चल के ओटीटी बूम करेगा कि कुछ ड्रॉबैक से फेस करना पड़ जाएगा? ओटीटी का मामला थोड़ा एक उनका, मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं रेवेन्यू का जो मुद्दा है, उस पे चीजें डाइसी हैं, मॉडल सही नहीं है। काफी ओटीटीज में जा रहे हैं, इसमें देखा मैंने। ओटीटी आया एकदम से, वो बूम हुआ, 4-5-6 साल का एक बड़ा अच्छा बिजनेस सेटअप मॉडल बन के आया, और अब चीजें वो क्रैश कर रही है, क्योंकि लगभग सारे ओटीटीज बिकने के कगार पे खड़े हुए हैं, या कोलैबोरेट कर रहे हैं किसी और के साथ में। जो इंटरनेशनल है वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो हाँ, इंडियन ओरिजिनल उतना वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि कारण ये भी है ना कि देखो हर चैनल का अपना बजट है, स्पॉन्सरशिप लिमिटेड है। अगर कोई स्पॉन्सर है, उसको 100 रुपए खर्च करने हैं, तो उसका डिसाइड है ना कि मैं 10 रुपए इस पे खर्च करूंगा, 5 इस पे करूंगा, 3 इस पे करूंगा, 8 इस पे करूंगा, तो उसने आपको एक एक्स अमाउंट दे रखा है। लेकिन आपकी एज एन ओटीटी जिम्मेदारी है कि हर हफ्ते आपको कुछ नया कंटेंट बना के प्रेजेंट करना है, और आपको बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा बनाना है, तो उसमें बजट लगेगा। वो तो बजट है। तो फिर जो आप अभी दिखा के पैसा पा रहे हो सब्सक्रिप्शन से, तो सब्सक्रिप्शन वाला जो पैसा है वो मतलब कितने दिन में आपका कंटेंट का पैसा रिकवर करके देगा, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। वो तो बहुत लॉन्ग है, तो इतना लंबा इन्वेस्टमेंट करना, मुझे नहीं लगता कि चीजें अभी बहुत ज्यादा चलेंगी। तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे कॉन्वर्सेशन करके इस बारे में। तो कैसा लगा आप लोग को हमारा पॉडकास्ट? आई होप आप लोग को न्यू एक्सपीरियंस मिले होंगे इस पॉडकास्ट से। तो मुझे आप लोग की राय जाननी है, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे।